आज जो हमारा मैनेजमेंट का जो सेकंड यूनिट है उसको आई थिंक हम लोगों ने स्टार्ट करना है। तो सेकंड यूनिट जो हमारा है वो रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट रिसोर्सेज यूज हो रहे होते हैं। तो हम इस यूनिट के अंदर ये देखेंगे कि वो रिसोर्सेज कितनी किस्म के होते हैं और उन रिसोर्सेज को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। मैनेज करने से मुराद उनकी अवेलेबिलिटी कैसे मुमकिन हो सकती है, और उन रिसोर्सेज को हम इफेक्टिवली यूटिलाइज आगे कैसे करते हैं टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, यानी कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवली हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं, जो प्री डिटरमाइंड गोल्स होते हैं, उनको अचीव कर सकें। तो रिसोर्स मैनेजमेंट में हम सबसे पहले देखते हैं जी हमारे पास क्या है। आज की जो हमारा है ये वाला टॉपिक, ये वाला यूनिट जो है, इसके अंदर हम रिसोर्स मैनेजमेंट देखेंगे। रिसोर्स मैनेजमेंट होती क्या है, फिर हम देखेंगे जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, उसके बाद हम रिसोर्स मैनेजमेंट वर्सेस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो चलते हैं जी हम आगे रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ। रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स से मुराद ऐसे तमाम चीज़ें या ऐसे तमाम ज़राए जिनकी मदद से या जिनकी बदौलत हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो उसके मकासद होते हैं, उन मकासद को हासिल करते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, वो ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कर रही है वो भी हो सकती है, वो जनरल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, एज वेल एज एजुकेशनल आपका कोई इदारा भी हो सकता है। तो हम रिसोर्स मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो इसको डिफाइन हम करने की कोशिश करते हैं कि रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। तो डेफिनेशन आप देखें, आपको नजर आ रहा है जी, मैनेजमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं उनको हमने मैनेज करना है, उनको इफेक्टिवली मैनेज, ना सिर्फ मैनेज करना है बल्कि इफेक्टिवली मैनेज करना है। अब ये रिसोर्सेज होते क्या हैं, आपने कोई भी किसी भी प्रोडक्ट पे काम करना है, आपको मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, आपको उन उस प्रोडक्शन के लिए इम्प्लाइज की जरूरत पड़ेगी, आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, आपको डिफरेंट चीजों की, डिफरेंट मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। All these things are including in resources। ठीक है, इनको हम ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। तो उन रिसोर्सेज के अंदर इंसान भी शामिल है। भाई बंदे नहीं होंगे, एम्प्लॉयज नहीं होंगे, तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्ट होती है उसको कैसे हम तैयार कर सकेंगे। और ये हम पढ़ चुके हैं, कोई भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशनल है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसको हम किस तरीके से एक जर्नल ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेट करते हैं। तो जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट इज अ प्रोडक्ट। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वर्क लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन। हम किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हेड होता है, जो प्रिंसिपल होता है, जो मैनेजमेंट होती है, दैट इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट। और उसके नीचे जो टीचर होते हैं, जो हमारे कोऑर्डिनेटर होते हैं, या जो टीचर जिनका डायरेक्ट राब्ता होता है, वो हमारे पास एज अ फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट के तौर पे भी और एज अ टीचर एम्प्लॉय के तौर पे भी काम कर रहे होते हैं। और उन एम्प्लॉय ने, उस मैनेजमेंट ने, उस ऑर्गेनाइजेशन ने काम कहाँ पर करना है, स्टूडेंट की तालीम पे करना है। और जो स्टूडेंट की एजुकेशन है, दैट इज योर प्रोडक्ट। स्टूडेंट की जो तालीम और तरबियत है वो किसी भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट होती है। तो हम स्टूडेंट के ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, स्टूडेंट की डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर भी शामिल होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है जी रिसोर्स मैनेजमेंट के, प्लान, एलोकेट एंड ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सबसे पहले हमने प्लानिंग करना है। प्लानिंग में हमने देखना है कि हमारे पास रिसोर्सेज, हमें कौन कौन से रिसोर्सेज दरकार हैं, किस किस किस्म के मटेरियल दरकार हैं। हमने असेसमेंट करनी है, तो कितने पेपर्स चाहिए, कितनी शीट्स चाहिए, कितने हमारे पास दूसरी स्टेशनरी का सामान चाहिए, हमने क्लास पढ़ानी है तो हमारी क्लास में कितना फर्नीचर मौजूद होना चाहिए, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, हमारे पास एवी8 या इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के अंदर यूज होने वाले जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो मौजूद हैं या नहीं मौजूद। तो हमने इन सारी चीजों को देखना, ये सारे के सारे किस में आएंगे, रिसोर्सेज आएंगे। और हमने आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग के अंदर हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज करनी है कि हमारे पास ये रिसोर्सेज कितने चाहिए, मौजूद कितने हैं।
प्लानिंग के बाद एलोकेशन आ जाएगी। जब हम अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर लेंगे रिसोर्सेज की, हमारे पास भी ये वाली रिसोर्सेज मौजूद हैं, ये वाले रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको एलोकेट करेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, डिफरेंट पर्सोनल्स के साथ, कि भाई ये काम आपने करना है, ये काम, ये इतना मटेरियल पकड़ो, ये चीज पकड़ो, ये चीज पकड़ो, तो ये काम आपका है, ये काम आपका है, और ये काम आपका है। उसके बाद एलोकेशन के बाद ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हमने उन रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज भी करवाना है। ये सुपरवाइजर की जिम्मेदारी होता है मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो और मैक्सिमम जो हमारे पास आउटपुट हम गेन करें, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल जो एम्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी अचीवमेंट के लिए वो कारगर साबित होती है। तो आगे की एस्पेक्ट्स देख लें कि आपके पास रिसोर्सेज किस किस्म के हो सकते हैं जी। हमारे पास रिसोर्सेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल हो सकते हैं, जितना भी सामान किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आना है, जो कुछ भी आना है, उस पर पैसा तो खर्च होना है ना। तो जो पैसा हमने, जो रेवेन्यू होगा, दैट इज कंसीडर्ड इन फाइनेंशियल कैपिटल। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिजिकल एसेट्स, आ जाते हैं कि आपके पास जगह कितनी है, आपके पास फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी है या फिजिकल स्पेस क्या है आपके पास फर्नीचर क्या है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मौजूद फिजिकल फैसिलिटीज होते हैं, जिनको हम तबई सहूलियात बोलते हैं, वो आपके पास कितनी है, टेक्नोलॉजी आपके पास है या नहीं है, टाइम की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, टाइम को आपने मैनेज करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ह्यूमन रिसोर्सेज, ये भी आपके पास होने चाहिए। सारे के सारे क्या कहलाते हैं, रिसोर्सेज। ठीक है। और इन रिसोर्सेज को, जब हम सारे रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे, तो हम इसको रिसोर्स मैनेजमेंट कहेंगे। ठीक है। इसका गोल क्या है, गोल है जी यूटिलाइज रिसोर्सेज एफिशिएंटली टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। रिसोर्स मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं, ताकि हम जो प्रोडक्टिविटी है उसको एफिशिएंसी के साथ और इफेक्टिवली हम उसको मैक्सिमम कर सकें, और ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को विन विन सिचुएशन के अंदर, प्रॉफिट सिचुएशन के अंदर हम ला सकें। इज इट क्लियर? यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें, या अगर आपको बात शेयर करना चाहते हैं। जी खालिद साहब। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ गई जी। रिसोर्स मैनेजमेंट के हम बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो रिसोर्स मैनेजमेंट का एक एस्पेक्ट हमने देखा था, एम्प्लॉयज भी थे, ह्यूमन कैपिटल भी था, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास मुतादिद इकसाम के हो सकते हैं ना। वन ऑफ देम इज ह्यूमन रिसोर्सेज। अब हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करेंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए हमें लोगों की जरूरत होती है, हमें एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, पर्सोनल्स की जरूरत होती है। अगर हम एम्प्लॉयज हमने हायर कर लिए, एम्प्लॉयज हायर करने के बाद हम उनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो क्या हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इफेक्टिवली अचीव हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं अचीव हो सकते। सबसे पहले तो हमने जब एम्प्लॉयज को हायर करना है, तो उनकी सिलेक्शन भी हमारे पास साइंटिफिक सिलेक्शन होनी चाहिए। हमने वो रूल ऑफ थंब के तहत एम्प्लॉयज को सिलेक्ट नहीं कर लेना, अपनी दोस्तियां यारियां नहीं देखनी, अपने रिश्तेदारियां नहीं देखनी भी, हाँ भाई ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा जानने वाला, चल जी आजा, मैंने बंदे दी लोड़ है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो। दिस इज नॉट अ गुड वे ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। हमने फिर क्या काम करना है, साइंटिफिक सिलेक्शन की बात करनी है। तो सब हम शुरू ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम शुरू ही यहां से करेंगे कि साइंटिफिक सिलेक्शन हो, हमारे पास एम्प्लॉय स्पेशलाइजेशन के साथ आए, जो जिस काम, जो हमने काम करवाना है उस काम के स्पेशलिस्ट एम्प्लॉयज हमारे पास आए। कोई दूसरा या तीसरा एम्प्लॉय हम ना हायर करें, किसी और स्पेशलिटी के साथ हम एम्प्लॉयज को ना रखें, या किसी और स्किल के साथ हम एम्प्लॉयज को ना रखें। जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं हमारे पास, एम्प्लॉयज ही वही आए जो रिक्वायर्ड स्किल्स को मीट कर रहे हों। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसी मैनेजमेंट प्रोसेस है जिसके अंदर हम ह्यूमन कैपिटल को डील करते हैं। अब ह्यूमन कैपिटल को डील कैसे करते हैं वो हम आगे भी जाके पढ़ेंगे। इसके फंक्शंस के अंदर हम रिक्रूटमेंट भी करते हैं, हम उनकी ट्रेनिंग भी करते हैं, उनको कंपनसेशन भी देते हैं, उनको दूसरे बेनिफिट्स भी देते हैं। तो डेफिनेशन देखें, फोकसेस ऑन मैनेजिंग एंड डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसका जो फोकस होता है वो किस पे होता है, वो एम्प्लॉयज को, यानी कि जो एम्प्लॉयज को पर्सोनल्स भी कहते हैं,
इनके जो ह्यूमन जो लोग काम कर रहे हैं उनको मैनेज करना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर हम फंक्शंस की बात करें, एचआर के जो फंक्शन होते हैं, अब इस मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर जो मैनेजर इन्वॉल्व हो रहा है ना, जो मैनेजर इस प्रोसेस को सरअंजाम दे रहा है, उसको हम एचआर मैनेजर कहते हैं। इज इट क्लियर? तो एचआर मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं उनमें सबसे पहला फंक्शन जो है वो रिक्रूटमेंट का है। इन फंक्शंस को इन डिटेल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भी, नेक्स्ट सेशंस में हम लोग पढ़ेंगे। रिक्रूटमेंट में मैं यहाँ पर आपको बताता चलूं कि हम एक पूरी प्लानिंग करते हैं कि आफ्टर द नीड एनालिसिस, सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नीड एनालिसिस करते हैं। वो नीड एनालिसिस हमें बताता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है और ये काम कौन लोग कर सकते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरियात क्या हैं और इन जरूरियात को कौन से लोग ज्यादा बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने नीड एनालिसिस करना है। ऑन द बेस ऑफ दैट नीड एनालिसिस वी हैव टू प्लान द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। हम उसकी बेस पे, उस नीड एनालिसिस की बेस पे एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे आफ्टर प्लानिंग। तो वो हमें पता चल जाएगा कि हमारी नीड्स ये हैं, इन नीड्स के लिए हमें किस किस्म के लोगों की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद जब हमने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एडवर्टीज कर दिया, लोग हमारे पास आ गए, लोगों ने अप्लाई कर दिया, फिर हमने उनके अंदर मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स अपने काम के लिहाज से जो जिनकी जो सबसे ज्यादा स्किल्ड वर्कर होंगे, हमें जो हमारा जो क्राइटेरिया हमने रखा है, जो हमें नीड है, हमारी नीड को जो बेहतरीन लोग पूरा कर रहे होंगे ना, उनको हमने क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। सेकंड फंक्शन ऑफ एचआर मैनेजमेंट। तो उसके बाद हमने क्या करना है, उनको सिलेक्ट करके छोड़ नहीं देना, उनको फिर हमने भी तसल्ली करनी है कि भाई वाकई इनको काम आता है। उनको ट्रेनिंग हम खुद भी करवाएंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉन्टेक्स्ट में हम उनको ट्रेन करेंगे। ट्रेनिंग के बाद डेवलपमेंट भी होगी उनकी, यानी कि प्रोफेशनली उनको डेवलप कर रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो हमारे पास इन सर्विस ट्रेनिंग होती है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फिर हमने उनको छोड़ नहीं देना, हमने उनकी परफॉर्मेंस को भी मैनेज करना है। हमने एज अ एचआर मैनेजर अपने एम्प्लॉयज के साथ, एम्प्लॉय से ऐसे काम लेना है ताकि हम उनसे मैक्सिमम, उनके पोटेंशियल से मैक्सिमम बेनिफिट्स गेन कर सकें। उनकी परफॉर्मेंस ऐसे एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व उनको करें जहां से उनकी जो परफॉर्मेंस है वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकले। अगर मुझे कोई ऐसा सब्जेक्ट दे दिया जाता है पढ़ाने के लिए जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं उस सब्जेक्ट के साथ अच्छे तरीके से इंसाफ नहीं कर सकता। अगर मुझे कोई ऐसा सब्जेक्ट मिल जाता है जिसके अंदर मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं फिर एक तो शौक की खातर उसको पढ़ाऊंगा, मेरा उसके अंदर इंटरेस्ट है, मेरा पैशन है, वो चीज आती भी मुझे अच्छी है, फर्ज कर ले, तो मैं फिर उसको ज्यादा इफेक्टिवली कम्युनिकेट बच्चों तक ट्रांसमिट करूंगा उस सब्जेक्ट का जो नॉलेज रहता है। तो ये एचआर मैनेजर ने ये इंश्योर करना होता है कि आपकी परफॉर्मेंस को मैनेज किया जाए, परफॉर्मेंस को ऐसे मैनेज किया जाए ताकि आप मैक्सिमम जो बेनिफिट्स हैं वो गेन कर सकें। इज इट क्लियर? ओके जी। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बाद कंपनसेशन आती है। आपने सिर्फ उनको ट्रेन करना है, हायर करना है, डेवलप करना है, उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज नहीं करना। बदले में दे रिक्वायर्ड सम कंपनसेशन, उनको भी जरूरत है, उनकी भी जरूरियात हैं, जरूरियात जिंदगी पूरा करने के लिए आप उनको उनकी सर्विसेज की बदौलत, उनके सर्विसेज के, उनकी एफर्ट्स के बदले में आप उनको सैलरी दोगे, तनख्वाह दोगे, वो किसी भी फॉर्म में आप उनको सैलरी दे सकते हैं। बेनिफिट्स होंगे आपके, आप उनको बोनस दे रहे हैं, आप उनको कोई और बेनिफिट्स दे रहे हैं, आप उनको होम लोन दे रहे हैं, आप उनको बाइक खरीद के दे रहे हो, आप उनको गाड़ी की सर्विसेज दे रहे हो, आप उनको घर दे रहे हो, घर की सहूलत दे रहे हो। तो मुख्तलिफ किस्म की आप उनको बेनिफिट से नवाज रहे होते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस। ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी एम्प्लॉयर रिलेशंस। एचआर मैनेजर का एक और बड़ा फंक्शन होता है कि उसने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना होता है अमंग द एम्प्लॉयज। सब लोगों को लाइक अ फैमिली चलाना होता है ताकि कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो लोगों के दरमियान, जहां पर मुख्तलिफ सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड्स के साथ लोग मौजूद हैं। उनकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डेफिनेटली एक आम सी बात है, वहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। तो वो इस तरह से मैनेज करना है, रिलेशनशिप इतने अच्छे होंगे कि वो उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होता हो।
एक दूसरे के लिए वो एक एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट सबके दिल में हो, और सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव हो और कोलैबोरेटिवली वो वर्क करें लाइक अ टीम। इज इट क्लियर? तो पर्पस अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का देखते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पर्पस है जी अलाइन एचआर प्रैक्टिसेस विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, यानी कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के मकासद हैं और किस तरह हमने वो मकासद हासिल करने हैं, ये हम प्लानिंग में तय कर लेंगे। तो इसी को हम कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारे जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है, अहदाफ को मीट करने के लिए हमने जो अपनी स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, और उस स्ट्रेटेजी के अंदर जो हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स तय किए हुए हैं, उसको तय करने के उनको हासिल करने के लिए हम जितना भी एचआर मैनेजर जितने भी काम करेगा, वो रिक्रूटमेंट कर रहा है, वो सिलेक्शन कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, वो कंपनसेशन दे रहा है, परफॉर्मेंस को मैनेज कर रहा है, उन सारी की सारी प्रैक्टिसेस को उन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करेगा। ठीक है, वो यानी कि वो एचआर प्रैक्टिसेस होंगी ही इसी मकसद के तहत अलाइन के उनके साथ, ये आप देखें ना, उनके साथ वो मुताबिकत पैदा करे, यानी कि वो जितनी भी एचआर जोड़ेगा, वो जितनी भी एचआर प्रैक्टिसेस कर रहा है, वो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कर रहा है। इज इट क्लियर? एचआर मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पेश आती है, इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? क्रिएट्स अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छी एचआर प्रैक्टिसेस चल रही हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस चल रही हैं, तो फिर आप क्या करोगे? कंड्यूसिव वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बड़ा कोऑपरेटिव वर्किंग कंडीशंस होंगी, आपको वो मजा देंगी। फोस्टर्स एम्प्लॉय एंगेजमेंट, जब आपकी काम करने की जगह बड़ी पुरसकून होगी, बड़ी अच्छी होगी जगह, तो वहां पर फिर एम्प्लॉयज जो होंगे उनकी एंगेजमेंट ज्यादा होगी, यानी कि वो ज्यादा डेडिकेटेड डिवोटेड होके, ज्यादा कमिटेड होके वहां पर काम करेंगे, ज्यादा मोटिवेटेड होके वहां पर काम कर रहे हैं इस पुरसकून माहौल के अंदर। एंड इनहैंस जॉब सेटिस्फेक्शन, और जब आप एक अच्छा माहौल पैदा कर देते हैं, एम्प्लॉयज दिल लगा के वहां पर काम कर रहे हैं, तो ये चीज क्या करती है? एम्प्लॉयज के अंदर एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन क्रिएट कर रही है। वो जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है, उसी को हम क्या कह रहे हैं? जॉब सेटिस्फेक्शन को एम्प्लॉयज को मुतमिन कर रही है कि हाँ भाई, मैं जहां पर बैठा हुआ बिल्कुल ठीक बैठा हूँ, मुझे काम करने में मजा आ रहा है। इज इट क्लियर? यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी, इनसे बात बेटा क्वेश्चन है आपका? चलें आगे।